वैसे चुनाव किसी भी राज्य में हो, लेकिन चुनाव के दौरान जैसा सियासी तापमान बंगाल में नजर आता है वो किसी अन्य राज्य में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसके पीछे कारण माना जाता है दीदी का कौरबो लौड़बो जीत बोरे इस नारे के साथ चुनाव लड़ने का संकल्प। लेकिन इस बार इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कौन बना रहा है राष्ट्रपति को राजनीतिक हथियार? क्या चुनावी लड़ाई अब शीर्ष संवैधानिक पद पर भी बैठे लोगों का अपमान करने का और उनको भी राजनीति का हथकंडा बनाने का एक दायरा तक भूल चुकी है? दूसरा, ममता का तर्क कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। अब समझिए, ये ऐसा तर्क है जो कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर के कार्यक्रम स्थल तक कौन अगुवाई करेगा, ये सारा शेड्यूल पहले से तय होता है। प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति के आगमन पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति तय होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी मंत्री की। लेकिन बंगाल में इस प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गई। खुद अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा दीदी बंगाल नहीं आने देती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वो भी बंगाल की बेटी हैं, लेकिन न जाने किन कारणों से दीदी उनसे नाराज है कि वो उन्हें बंगाल नहीं आने देती। हालांकि ममता बनर्जी ने इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बंगाल के संदर्भ में एक और अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि संवैधानिक पदों के साथ टकराव कितना सही, कितना जायज है। चाहे राज्यपाल के रूप में जगदीप धनखड़ रहे हो या फिर सीवी आनंद बोस, टकराहट बरकरार रही। एक और नजीर मिलती है जब इससे पहले 2021 में पीएम मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी ममता बनर्जी, तब भी जमकर विवाद हुआ था। हालांकि दीदी के लिए तब भी यही कहा गया था कि दीदी वही करती हैं जो वो चाहती हैं, उनसे कोई कुछ करवा नहीं सकता। लेकिन इस बार शीर्ष संवैधानिक पद की गरिमा भंग करने के मामले में टीएमसी घिर गई है और इसलिए सीधा सवाल बनता है कि क्या संवैधानिक मर्यादाओं से बढ़कर हो गई है राजनीति? लेकिन एक और सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ममता बनर्जी पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी निशाना साधा। कहा राष्ट्रपति के पद का किसी भी रूप में राजनीतिकरण करना ठीक नहीं। वो देश की राष्ट्रपति एक महिला और उसके साथ साथ आदिवासी समाज से भी हैं। जो कुछ हुआ वो अति दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दूसरी सियासी पार्टियां भी ममता बनर्जी पर निशाना साध रही हैं। लेकिन दरअसल राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का पद, उस पर विराजमान होना इसलिए भी अहम है क्योंकि वो आदिवासी समाज का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। अब इस समूह को अगर आप बंगाल के लिहाज से समझें तो देखिए नजर क्या आता है। बंगाल में ये आदिवासी जंगल महल से लेकर के उत्तर बंगाल तक फैले हुए हैं। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार में इनका प्रभाव है। सिलीगुड़ी जहां पड़ता है वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंडर ही आता है। इसके अलावा बीरभूम, बांकुड़ा, पुरुलिया ऐसे तमाम जिलों में बड़ी संख्या में बसा हुआ है आदिवासी समाज। और कुल मिलाकर अगर इनकी ताकत की बात की जाए 30 से 40 सीटों पर आदिवासी समाज निर्णायक भूमिका अदा करता है। और यह भी एक कारण है कि भाजपा ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से हवा दी है। हालांकि चुनाव में इसका प्रभाव का आकलन तो चुनावी नतीजों से ही संभव है। लेकिन पश्चिम बंगाल में घमासान के मुद्दे कम नहीं है। इस विवाद के अलावा एसआईआर पर जमकर संग्राम मचा। अब एसआईआर खत्म होने के बाद वोटर लिस्ट को लेकर पश्चिम बंगाल में घमासान मच गया है। एक तरफ ममता बनर्जी 4 दिन से चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठी हैं, दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बंगाल दौरे पर पहुंचे। ममता बनर्जी और चुनाव आयोग में यह द्वंद कितना गहरा हो चला है, आपको हम दिखाते हैं इसकी वानगी। बंगाल में ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच घमासान थम नहीं रहा। अब ममता बनर्जी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर धरने पर बैठी तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन पर भी सियासत तेज हो गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग की पूरी टीम कोलकाता पहुंची तो लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के काफिले को काले झंडे दिखाए और गो बैक के पोस्टर लहराकर नारेबाजी की। मुख्य चुनाव आयुक्त की सुरक्षा में भारी फोर्स तैनात की गई थी। बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन टीएमसी और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। चुनाव आयुक्त ने काली घाट में काली मंदिर में भी दर्शन किए, लेकिन यहां भी उन्हें लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। Our youth, women and activists and our political activists, they have shown when he landed in the airport, from airport to hotel, in several places they have shown, and some of them have been injured because the Bengal police and the central force, the force have been applied against them disproportionately without any. So why ECI is so now fearful? If ECI says they can hold election without fear and favor, so why the ECI is now so afraid of people? देखिए, ज्ञानेश कुमार जी को जो ब्लैक फ्लैग दिखाया गया है, जिस तरह से स्लोगन दिया गया है, उनको अपमान करने का प्रयास किया गया है, ये तो एक पश्चिम बंगाल में
लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है और तृणमूल कांग्रेस के लिए एक आम बात है। ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग के खिलाफ 6 मार्च से धरने पर बैठी। सोमवार को ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन के चौथे दिन रविंद्र संगीत गाते हुए नजर आई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मतदाता सूची से सही वोटर्स के नाम हटाने के लिए वैनिश कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाकर हमला बोला। এমনি ঢুকে মিটিং শুনতে পারে, কিন্তু বিজেপি লিফলেট বিলি করার কোনো অধিকার নেই। হাতে নাতে ধরুন, পুলিশকে হ্যান্ডওভার করুন। আর পার্টির থেকে এর জন্য শশীকে আমি বলবো এফআইআর করতে তাদের নামে। আগে ধরো, পালিয়ে যাবে, দেখো দেখো পালিয়ে যাবে। ভোট চোর, ভোট ডাকাত, একদম ছাড়বেন না এদের। লক্ষ্য রাখুন চারিপাশে। चुनाव आयोग का जो पवित्रता, द सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ये आज तक चैलेंज नहीं हुआ। अभी चैलेंज इसलिए हो रहा है, ये गणेश कुमार जी इम्पार्शियल नहीं है। इन्होंने भाजपा का साथ मिलकर भाजपा का जो एजेंडा है उसको फुलफिल करने के लिए हमेशा उसका ध्यान है। ममता बनर्जी ने इससे पहले बीजेपी पर एक देश, एक नेता, एक पार्टी के पागलपन में लोकतांत्रिक संस्थाओं को हथियार बनाने का आरोप लगाया था। ममता के हमलों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। ये गणेश कुमार जी को नहीं कर रहा है, ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया को संरक्षण देने के लिए ममता बनर्जी को जो धरना ड्रामा चल रहा है उसका तहत ये सब हो रहा है। जिस ढंग से पिछले कई वर्षों से कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से टूट चुका है, पश्चिम बंगाल डेवलपमेंट के मोर्चे पर पिछड़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भी तेजी के साथ देश के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ सके। पश्चिम बंगाल की जनता कमल खिलाने का मन बना चुकी है। इस सियासी घमासान के बीच कोलकाता में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के साथ अहम बैठक की। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी मौजूद रहे। कई दलों ने मतदान के समय सुरक्षा को लेकर चिंता जताई, जिस पर चुनाव आयोग को भरोसा दिलाया गया कि आने वाले चुनाव को हिंसा मुक्त बनाने में वो पूरा सहयोग करेंगे। वेस्ट बंगाल के सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। काली माँ सबहिन को भालो रखे। जय भारत, जय हिंद। बीजेपी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन भी सौंपा। 16 सूत्रीय मांगे रखी। बीजेपी ने बंगाल में 7 या 8 चरणों के बजाय केवल 1 या 2 चरणों में चुनाव कराने की मांग की। वहीं टीएमसी की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ने महिला प्रतिनिधि से बदसलूकी की। अगर हमारा गला का जोर है तो हम जोर से ही बोलेंगे। आपको पसंद नहीं आने से नहीं पसंद आए वो ठीक है, लेकिन जोर से ही बोलेंगे। हम तो आपको कहीं पर अपमान नहीं किए हैं, हम हमारे केस बताने के लिए आए हैं। और हम लोग बोले हैं कि क्या हुआ है, 24 साल में जो फीमेल मेल रेशियो था वो इस बार कम हो गया है। ये हो सकता है, तो आप टारगेट कर रहे हैं महिलाओं को, तो वो तो एकदम प्री कंसीव माइंड लेके आए हैं, किसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो वो खुद बोलते हैं और किसी को बोलने तो नहीं देते। ये नाम के वास्ते फुल बेंच है, लेकिन बिफूल्ड हो रहा है हमारे यहाँ के जो राज्य के लोग। बोलिए रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग निकालने के लिए सब झूठा बात बोलता है। वो बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया जिनका नाम आपका सब जुडिस हो गया, एडजुडिकेट हो गया, उनको पक्ष में बोलने के लिए तो पूछा है अंदर में जाकर क्या किया, और बाहर में तो हल्ला बोल करना चाहिए ना। चुनाव आयोग की टीम फिलहाल तैयारियों की समीक्षा कर रही है। माना जा रहा है कि टीम के लौटने के बाद किसी भी दिन पश्चिम बंगाल में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह वोटर लिस्ट को लेकर अभी भी पश्चिम बंगाल में घमासान मचा है, ममता धरने पर बैठी हैं, उससे मामला थमता नहीं दिख रहा है। इसका असर चुनाव पर पड़ना तय है। कोलकाता से मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
दरअसल ममता बनर्जी और केंद्र के बीच एक या दो मुद्दों पर नहीं बल्कि कई मुद्दों पर सीधी टक्कर है। एक पूरी लिस्ट है बाकायदा, जिसके कुछ पॉइंट्स आपको मैं आज दिखाती हूं। देखिए, वक्फ कानून याद कीजिए। बंगाल में वक्फ कानून का विरोध किया ममता बनर्जी ने जबरदस्त रूप से। मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ममता ने कहा कि यह कानून केंद्र ने बनाया है, हम इसे बंगाल में लागू ही नहीं होने देंगे। मनरेगा पर भी ममता और केंद्र सरकार में सीधी टक्कर दिखाई दी। मोदी सरकार ने मनरेगा का नाम बदला, उसमें कुछ नियम भी बदले तो ममता आग बबूला हो उठी। ममता बनर्जी ने मनरेगा का नोट तक फाड़ दिया और कहा केंद्र शर्तें थोप कर बंगाल का अपमान कर रहा है। चुनाव आयोग की एसआईआर पर भी केंद्र सरकार ममता बनर्जी के निशाने पर आ गई। वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण के लिए हो रहे इस एक्सरसाइज को भी बीजेपी से जोड़ा और आरोप मढ़ा कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट कटवाने का काम कर रही है। ममता विरोध में कोलकाता से दिल्ली तक पहुंच गई। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के मामले में भी जमकर विवाद हुआ था। एक और तस्वीर आपने तब देखी जब ईडी अधिकारियों के सामने से ममता बनर्जी फाइल्स लेकर निकल गई दफ्तर से। यह मामला अब भी कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बंगाल में कई केंद्रीय योजनाओं के नाम बदल डाले या तो लागू ही नहीं होने दिया। ममता सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का नाम आनंद धारा, स्वच्छ भारत अभियान का इसका मिशन निर्मल बांग्ला और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम इसका ज्योति योजना, इसको कर दिया है सबर घरे आलो। और एक और विवाद तब हुआ जब 2020 में सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल में प्रस्ताव पास किया गया। लेकिन यह मामला कहां तक जाता है और आखिरकार कहां खत्म होगा, चुनाव के लिहाज से यह बहुत अहम होगा देखना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।